सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने सेनापति की चौथे पद की जो है व्याख्या पूरी कर ली थी। सेनापति की जो दूसरी व्याख्या है वो भी आपकी रह गई है। उसको हम कक्ष में जब बैठेंगे तभी हम उसको पढ़ेंगे। आज हम अगला प्रकरण जो ले रहे हैं वो है अध्याय 4 में कवि देव। आज हम यहाँ कवि देव के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इनके परिचय से शुरुआत करते हैं। जो कवि देव हैं इनका वास्तविक नाम था देवदत्त। देवदत्त ये ब्राह्मण परिवार से थे। आगे उसकी जानकारी मिलेगी ये कौन से ब्राह्मण थे। इनको रीतिकाल का श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि कहा जाता है। रीतिकाल जो है बेटा ये हिंदी साहित्य का तीसरा काल है। आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। भक्तिकाल में आप पहले पढ़ चुके हैं, सूरदास है, तुलसीदास हैं, ये सब जो है भक्तिकालीन कवि थे। इसके बाद का जो काल आया बेटा उसका नाम है रीतिकाल। इस काल में अब जो कवि थे वो स्वतंत्र रूप से रचना न करके किसी राजा के आश्रय में वो रहने लगे। राज दरबार में वो रहा करते थे और राजाओं के आश्रय में रहकर ही जो है ये अपनी रचनाएं किया करते थे। अधिकतर जो है रीतिकालीन कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। कवि देव भी उनमें से एक थे, लेकिन ये किसी एक राजा के पास जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाए और इधर उधर ही जीवन भर जो है भटकते रहे। इसी कारण जो है ज्यादा जो है कवि देव को प्रसिद्धि प्राप्त नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं बिहारी। बिहारी जो राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे, उनको अपनी एक रचना के कारण ही जो है बहुत अच्छी प्रसिद्धि, बिहारी सस्सई के कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चूंकि ये राज दरबार में रहते थे तो राजाओं की जो है चाटुकारिता, राजाओं को खुश करना, तो इनकी रचनाओं का आधार भी बेटा यही हुआ करते थे। ये ऐसी रचनाओं का निर्माण करते थे जिससे राजा जो है अधिक से अधिक इनसे खुश हो सके। तो कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी ये लोग कर दिया करते थे। आगे हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म बेटा विक्रम संवत 1730 में हुआ। विक्रम संवत को ईसवी सन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा कि आप जो विक्रम संवत है उसमें से 57 जो है कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है ईसवी सन आ जाता है। और यदि आपको ईसवी सन से विक्रम संवत जो है निकालना है तो इसमें प्लस 57 कर दीजिए, तो आपका जो है विक्रम संवत आ जाता है। यानी हमारा विक्रम संवत जो है वो ईसवी सन से 57 वर्ष आगे की ओर चलता है। इनके जन्म स्थान को लेकर के भी जो है बहुत सी भ्रांतियां हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के इटावा के धोसरिया ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इनके जो पिता है वो पंडित बिहारी लाल, कई जगह जो है बिहारी लाल दुबे भी जो है लिखा हुआ मिलता है। इनकी एक रचना है भाव विलास। कवि देव की एक रचना है भाव विलास। उस रचना से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये कान्य कुब्ज जो है ब्राह्मण थे। कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे और इटावा नगर के जो है पंसारी टोला जो एक जगह है वो बल्लालपुरा में पड़ती है, वहां पर ये रहते थे। कवि देव जो है अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह किसी एक राजा के आश्रय में नहीं रहे। अभी मैंने ऊपर भी आपको बात बताया, ये जीवन भर घूमते रहे, इधर उधर भटकते रहे। आज इस राजा के पास, कल उस राजा के पास, एक स्थान पर जो है ये टिके नहीं। इसी कारण इन्हें ज्यादा ये प्रसिद्ध नहीं हो पाए, बल्कि जीवन भर भटकते रहे। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं, जिनमें आजम शाह, राजा सीताराम, राजा कुशल सिंह और राजा भोगीलाल इत्यादि जो है प्रमुख हैं। रीतिकालीन कवियों का जो अधिकतर साहित्य है बेटा वो इसी श्रृंगार रस में ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय जो विषय थे बेटा वो नारी से संबंधित चित्रण ज्यादा किया जाता था, या फिर जो है कोई प्रबंध काव्य यहां पर लिखे जाते थे। तो कवि देव भी जो है श्रृंगार रस में महारत हासिल है इनको भी। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका
पास होते हैं उनमें मिलन की जो रचनाएं होती हैं। ऐसे जो श्रृंगार है वो जो है संयोग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और जब नायक और नायिका में से कोई एक अलग हो जाता है, दूसरे को पीछे से जो पीड़ा होती है उससे संबंधित जो काव्य होता है उसमें उसका वियोग पक्ष काम करता है, जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है, यानी भावनाओं से ओतप्रोत है। रूप वर्णन, मिलन, विरह आदि का जो है हृदय स्पर्शी शब्द चित्र कवि देव ने अंकित किया है। रूप वर्णन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रीतिकालीन जो कवि थे इन्होंने स्त्रियों पर, नारियों पर जो है अधिकतर साहित्य लिखा है, तो अपने काव्य में रूप वर्णन होना। और मिलन और विरह ये दोनों बेटा श्रृंगार की ही बातें हैं, श्रृंगार रस के ही दोनों रूप हैं। मिलन यानी श्रृंगार का संयोग पक्ष और विरह यानी श्रृंगार का वियोग पक्ष। तो इनका सबका ही जो है हृदय स्पर्शी शब्द चित्र जो है कवि देव ने अपने काव्य में अंकित किया है। इसके साथ ही इन्होंने जो है संस्कृत शब्द युक्त सरल और सशक्त ब्रज भाषा को जो है अपना भाव का जो है माध्यम बनाया है। ब्रज भाषा में जो है इन्होंने काव्य किया है। कवि देव आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये कवि तो थे ही, साथ ही साथ आचार्य भी थे। आचार्य क्या होता है बेटा कि इस रीतिकाल में जो है अनेक लक्षण ग्रंथों की जो है यहाँ पर रचनाएं की गई। तो जो लक्षण ग्रंथ जो कवि लिखते थे उनको आचार्य कहा जाता था। तो कवि देव ने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं और कविता पाठ भी किया है। तो दोनों ही दृष्टियों से ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि कवि देव ने 52 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन अभी जो है इनमें से केवल 15 ही ग्रंथ हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। उन 15 ग्रंथों में बेटा ये जो नीचे नाम लिखे हुए हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच और प्रेम तरंग, ये कुल 15 ग्रंथ ही जो है अब देखने को मिलते हैं। बाकी ग्रंथों के बारे में प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि कवि देव ने जो है 52 ग्रंथों की रचना की थी। कवि देव जो है अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों ही क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, यदि कोई काव्य रीति की रचना करता है तो उसे आचार्य बोला जाता है, और जो काव्य रचना करता है उसे कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों ही दृष्टियों से जो है ये प्रमुख कवि रीतिकाल के माने जाते हैं। ये था बेटा कवि देव का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। इसके अलावा इन्होंने अलंकारों के रूप में अनुप्रास को भी अपने काव्य में जो है उचित स्थान दिया है, और अक्षर मित्रता जो है इनके काव्य में देखी जाती है, और चमत्कार प्रदर्शन भी जो है इनके काव्य में दिखाई देता है। कक्षा 10 के हिसाब से बेटा इतना ही इनका जीवन परिचय पर्याप्त है। आप इस जीवन परिचय को पॉज करके और अपनी कॉपी में जो है लिखें। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो कवि देव का पद संख्या 1 की जो है हम व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।